Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Today we will discuss Preface to Lyrical Ballad by William Wordsworth. First we should know what is ballad. A ballad is a short narrative poem which is written to be sung and has a simple but dramatic theme. Ballad एक छोटी सी कहानी होती है पोइम की सूरत में. Ballad is derived from the Bellare word. बैलेड का जो लफ्ज़ है वो बिलारी लफ्ज़ से निकला है जिसका मतलब होता है डांस. और बैलेड जो है वो पोइट्री का पुराना फॉर्म है. इट इज़ ओल्ड फॉर्म ऑफ पोइट्री. ठीक है. और ये एक सॉन्ग की तरह गाया जाता है. जैसे जो है वो गांव के कुछ लोगों का ग्रुप होता है जो लोगों को इंटरटेन करने के लिए एक जो है वो जो गीत गाते हैं दैट इज़ कॉल्ड बैलेड. जो नैरेटिव होती है, ठीक है, बयान की जाती है. लिरिकल बैलेड इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिटरेरी वर्क ऑफ ऑल टाइम. लिरिकल बैलेड जो है बहुत इम्पॉर्टेंट वर्क है इंग्लिश लिटरेचर में. एंड इट वाज पब्लिश इन 1798. 1798 में ये पब्लिश हुआ था. एंड इट वाज कोलैबोरेटेड बाय एच.जी. कॉलेज एंड विलियम वर्ड्सवर्थ. विलियम वर्ड्सवर्थ और कॉलेज ने मिलकर इस किताब को लिखा था 1798 में. और ये जो बुक थी ये एनोनिमसली पब्लिश हुई थी. मतलब जब ये पहली दफ़ा पब्लिश हुई, ये जो बुक पहली दफ़ा पब्लिश हुआ, इस पर किसी का नाम नहीं लिखा था, ना वर्ड्सवर्थ का और ना ही कॉलेज का. लिरिकल बैलेड इज़ द कलेक्शन ऑफ 23 पोइम्स. लिरिकल बैलेड जो है वो 23 नज़मों का मजमुआ है जिसे वर्ड्सवर्थ और कॉलेज ने मिलकर लिखा. मोस्ट ऑफ द पोइम्स इन फर्स्ट एडिशन बाय वर्ड्सवर्थ. अब जो इस कलेक्शन में जो लिरिकल बैलेड में जो 23 पोइम्स लिखी गई, इनमें जो सबसे ज़्यादा पोइम्स थी वो वर्ड्सवर्थ की थी. वर्ड्सवर्थ कंट्रीब्यूटेड 19 पोइम्स इन लिरिकल बैलेड. ठीक है. अब जो है जो 23 पोइम थी उसमें जो है वो ज़्यादातर वर्ड्सवर्थ की थी. और वर्ड्सवर्थ ने कितनी पोइम्स लिखी इन लिरिकल बैलेड? He contributed 19 poems and college contributed only 4 poems. ठीक है. और लिरिकल बैलेड का जो स्टार्ट होता है यानी कि जो सबसे फर्स्ट उसकी पोइम थी दैट वाज एंशिएंट मैरिनर. कॉलेज की पोइम. ठीक है. एंशिएंट मैरिनर से लिरिकल बैलेड का आगाज़ होता है और इसकी जो है वो लास्ट पोइम थी द टिंटर एबे. ठीक है. आपने इसको याद रखना है कि वर्ड्सवर्थ की जो लिरिकल बैलेड की कलेक्शन थी इसमें जो है 23 पोइम्स थी. 19 बाय वर्ड्सवर्थ, 4 बाय कॉलेज. एंड द फर्स्ट पोइम वाज द एंशिएंट मैरिनर एंड द लास्ट पोइम वाज द टिंटर एबे. अब हमारा जो है मतलब हमारा लिरिकल बैलेड जो है इट वाज पब्लिश इन 4 एडिशन. लिरिकल बैलेड वॉज पब्लिश इन 4 एडिशन. 4 एडिशन में ये शाया हुआ था. फर्स्ट एडिशन वॉज पब्लिश इन 1798. फर्स्ट एडिशन जो पब्लिश हुआ ये रोमांटिक एज का स्टार्ट माना जाता है, जिसे रोमांटिक मूवमेंट भी माना जाता है कि 1798 में जो है वो रोमांटिक मूवमेंट आई थी. और जो है जो लिरिकल बैलेड जो पब्लिश हुई थी उससे रोमांटिक एज का जो है वो स्टार्ट माना जाता है कि इस एडिशन के बाद, इस पब्लिकेशन के बाद रोमांटिक एज आ गई थी. देन सेकंड एडिशन जो पब्लिश हुआ, ठीक है, उसमें जो है ये 1800 में पब्लिश हुआ था. जो फर्स्ट एडिशन था इसमें कोई प्रीफेस नहीं था, कोई इंट्रोडक्शन नहीं था. ये जो कलेक्शन जो है वो एनोनिमसली जो है वो पब्लिश हुई थी. इसमें कोई इंट्रोडक्शन नहीं था, कोई इनिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि ये कलेक्शन जो है, ये पोइट्री जो है वो क्यों जो है वो पब्लिश हुई है, किस सब्जेक्ट पे बेस्ड है, क्या रीज़न्स है, क्या लोगों को बताना चाहते हैं. तो इसमें कुछ ऐसा नहीं था. तो जब सेकंड एडिशन अपीयर हुआ 1800 में, देन जो है इसमें प्रीफेस ऐड किया वर्ड्सवर्थ ने. दिस एडिशन वाज स्पेशल प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड. ठीक है. हम जो पढ़ने जा रहे हैं, जो हमारा सब्जेक्ट है हमारे कोर्स में जो है दैट इज़ लिरिकल प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड. अभी मैंने आपको लिरिकल बैलेड का बताया है फर्स्ट एडिशन का. ठीक है. हम जो स्टडी करेंगे दैट इज़ प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड.
ठीक है। अब ये एडिशन स्पेशल क्यों है, स्पेशल क्यों माना जाता है? बिकॉज इट इंक्लूडेड वेरी फेमस प्रीफेस विच वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। अब इसमें प्रीफेस जो है वो ऐड किया था विलियम वर्ड्सवर्थ ने। इसमें बताया था कि उसकी जो फर्स्ट कलेक्शन थी, जो उसका फर्स्ट जो है वो एडिशन था लिरिकल बैलेड का, वो उसका क्या मकसद था। देन थर्ड एडिशन वाज पब्लिश इन 1802। वर्ड्सवर्थ में इसने एक्सपेंड किया था प्रीफेस को। इन द थर्ड एडिशन ऑफ in the third edition of Wordsworth expanded the preface, ठीक है। एंड देन फोर्थ एडिशन हमारे पास आता है 1805 में। फोर्थ एंड फाइनल एडिशन पब्लिश इन 1805। तो सेकेंड एडिशन जो है वो इसीलिए फेमस है कि पहली बार इस एडिशन में वर्ड्सवर्थ ने एक प्रीफेस ऐड किया था जो पहले वाले एडिशन में नहीं था। जो लिरिकल बैलेड जो 1798 में पब्लिश हुई थी वो उसमें नहीं था। पहले वाले एडिशन में एक एडवर्टीजमेंट था। टू द फर्स्ट एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेड एन एडवर्टीजमेंट वॉज एडेड। टू द फर्स्ट एडिशन, ठीक है, फर्स्ट एडिशन लिरिकल बैलेड के फर्स्ट एडिशन में जो है वो एन एडवर्टीजमेंट वॉज एडेड। एडवर्टीजमेंट एक जो है वो एडवर्टीजमेंट जो है वो ऐड किया गया था वेयर वर्ड्सवर्थ वार्न्ड द रीडर्स दैट मेजॉरिटी ऑफ द फॉलोइंग पोइम्स आर टू बी कंसिडर्ड एज एक्सपेरिमेंट्स। के उनमें उसमें जो है रीडर्स को वार्न किया गया था कि जो ज़्यादातर पोइम्स हैं उनको क्या लिया जाए, एज एक्सपेरिमेंट्स लिया जाए। हमें पता होना चाहिए कि रोमांटिक पीरियड से पहले देयर वाज न्यू क्लासिकल एज और ऑगस्टिन पीरियड। देयर वाज एन एज ऑफ होप एंड ड्राइडन and there were writers who believed that there is no place for imagination in literature. लिटरेचर में जो है अदब में ख़याली दुनिया की कोई जगह नहीं है, ये उन राइटर्स को लगता था। सो दैट्स वाई दे फोकस्ड ऑन रियलिज्म, लॉजिक्स, रीजंस। लिटरेचर शुड बी बेस्ड ऑन रियलिज्म, लॉजिक एंड रीज़न। ये न्यू क्लासिकल जो राइटर्स थे उनको लगता था, ठीक है। न्यू क्लासिकल एज और ऑगस्टन एज में हम देखते हैं कि ज़्यादातर पॉलिटिकल सटायर लिखे जा रहे थे। सरकेज़म का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा था, ठीक है। लॉजिक, रीज़न, फैक्ट्स पर बहुत ज़्यादा फोकस किया। मगर जो है जब लिरिकल बैलेड आई, वर्ड्सवर्थ ने जो लिरिकल बैलेड लिखी उसमें उन्होंने जो है प्रीफेस जो ऐड किया उसमें बताया कि वो एक्सपेरिमेंट कर रही हैं पोइट्री की फॉर्म के साथ। लिरिकल बैलेड में वर्ड्सवर्थ ने कहा कि वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं पोइट्री की फॉर्म के साथ, जिसमें जो है वो लॉजिक को, रीज़न को नहीं बल्कि इमोशंस, फीलिंग्स और इमेजिनेशन पर फोकस करेंगे। He declares that his purpose is to see how conversational language of the middle and lower class men can be used for the purpose of poetic creation. अब जो है उन्होंने डिक्लेयर किया कि उनका मकसद क्या है। उनका मकसद सिर्फ ये देखना है कि किस तरह से आम ज़ुबान, कॉन्वर्सेशनल लैंग्वेज जो है वो पोइट्री क्रिएशन के लिए इस्तेमाल की जाती है। हमें जो है वो याद रखना होगा कि न्यू क्लासिकल एज और ऑगस्टन एज में जिस तरह की लैंग्वेज पोइट्री में यूज़ की जाती थी वो बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड थी, बहुत ज़्यादा पॉलिश थी, ऑर्नामेंटल थी। तो पहली बार वर्ड्सवर्थ ने कहा कि हम जो है सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज यूज़ नहीं करेंगे बल्कि कुछ ऐसी लैंग्वेज लेकर आएंगे, ऐसी ज़ुबान का इस्तेमाल करेंगे जो कॉन्वर्सेशनल लैंग्वेज है, जो आम ज़ुबान है, जो आम आदमी अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करता है, जिस लैंग्वेज में बात करता है। इसी डिक्शन को हम पोइट्री में यूज़ करेंगे। सो वर्ड्सवर्थ मेंशन इन द प्रीफेस दैट, वर्ड्सवर्थ अपने प्रीफेस में क्या मेंशन करते हैं, ही हैज़ इंटेंशनली यूज द लैंग्वेज यूज्ड बाय मेन टू डिस्क्राइब द इंसिडेंट्स ऑफ
कॉमन लाइफ। उन्होंने जानबूझकर जो है, जो आम इंसान की ज़ुबान है उसको जो है, उसके एक इंसिडेंट्स जो है, कॉमन लाइफ के इंसिडेंट्स बताने के लिए उसने आम ज़ुबान का इस्तेमाल किया है। Wordsworth complains that the use of sophisticated language in poetic creation adds no value to the poet or his work. अब वर्ड्सवर्थ जो है वो कंप्लेन करते हैं, शिकवा करते हैं कि जब हम सफिस्टिकेटेड लैंग्वेज यूज़ करते हैं, जो है बहुत ज़्यादा फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करते हैं किसी भी पोइटिक क्रिएशन में, किसी भी लिटरेरी वर्क में, तो क्या कहते हैं, इसमें ना तो राइटर नज़र आता है ना ही उसका वर्क। ठीक है, कोई वैल्यू नहीं रखता, ना तो पोइट के लिए और ना ही उसके वर्क के लिए। The diction used by common man is less artificial and less restrained. आप जो है वर्ड्सवर्थ को लगता है कि जो आम आदमी की ज़ुबान है, आम आदमी की ज़ुबान में कोई बनावट नहीं है, सादी है, ठीक है, कोई लफ्ज़ों की उसमें पाबंदी नहीं है। The unrestricted language brings forth feelings that become one with nature. आम आदमी की ज़ुबान जो है बिल्कुल सादी है और अनरिस्ट्रिक्टेड लैंग्वेज यानी कि ऐसी ज़ुबान जिसमें जो है वो कोई जो है वो हद नहीं है, लफ्ज़ में लामहदूद हैं, कोई जो है वो एक चीज़ महदूद नहीं की गई। जब आप जो है मतलब यू आर फ्री वट एवर यू वॉन्ट टू राइट, जब आप फ्री हैं कि आप जो मर्ज़ी लिखें, जिस मर्ज़ी लैंग्वेज का इस्तेमाल करें, देन आप जो है इससे क्या होता है, आप जो है अपनी फीलिंग्स, इमोशंस और इमेजिनेशन को यूज़ करते हुए आप नेचर से आप कनेक्ट हो जाते हो। Wordsworth emphasizes that language of poetry should be simple. अब वर्ड्सवर्थ जो है वो इस बात पे ज़ोर देता है कि जो पोइट्री में जो लैंग्वेज का इस्तेमाल हो रहा है दैट शुड बी सिंपल, बिल्कुल सादी हो। ऑल्दो ऑल गुड पोइट्री इज़ द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, कि जो तमाम अच्छी पोइट्री है वो जो है स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, ये एकदम से जो आपको एकदम से आपके जहन में आया स्पॉन्टेनियसली, आप उसको जो है आप जो लिखो, जो फील कर रहे हो वो लिख रहे हो, इसी का नाम पोइट्री है। कि बिना कोई स्टैंडर्ड, बिना कोई किसी पैटर्न लैंग्वेज के, बिना जो है वो सोफिस्टिकेटेड और ऑर्नामेंटल लैंग्वेज के, आप जो भी लिख रहे हैं बाय यूजिंग योर इमेजिनेशन, योर इमोशंस एंड फीलिंग्स, दैट इज़ गुड पोइट्री। अब ये तो हो गई पोइटिक लैंग्वेज की बात, पोइटिक डिक्शन की बात। अब बात करते हैं व्हाट इज़ अ पोइट। एक पोइट कैसा होता है और उसको जो है वो कैसा होना चाहिए। वर्ड्सवर्थ लिखते हैं ही इज़ अ मैन स्पीकिंग टू मैन, endowed with more lively sensibility, more enthusiasm and tenderness, who has a greater knowledge of human nature and a more comprehensive soul than are supposed to be common among mankind. अब ही इज़ अ मैन, पोइट एक ऐसा इंसान है, स्पीकिंग टू मैन, जो दूसरे इंसानों से बातें कर रहा है। ही इज़ नथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, अ मैन इंडोर्ड विद मोर लाइवली सेंसिबिलिटी, ऐसा इंसान जो बाकी इंसानों की तरह है, लेकिन डिफरेंस क्या है डिफरेंस ये है कि वो बाकी इंसानों से ज़्यादा जो है वो एहसास है, मोर इंथोजियाज़म, ज़्यादा जज्बाती है, नर्म मिजाज है, और इंसानियत ही हु हैज़ अ ग्रेटर नॉलेज ऑफ ह्यूमन नेचर, जो इंसानी फितरत का ज़्यादा इल्म रखता है। ठीक है, द पोइट इज़ अ मैन who rejoices in the spirit of life and finds a passion similar to his own to be present in the going on of the universe. अब राइटर जो है ऐसा इंसान है who rejoices in the spirit of life, जो रिजॉइस करता है, ठीक है, ढूंढता है ऐसा पैशन
अगर ये सिमिलैरिटी वो ढूंढने में फेल भी हुआ, ही फेल्स टू फाइंड द पैशन समवेयर, ही क्रिएट्स देम। मतलब जो पैशन उसके अंदर है वो उसे नेचर में ढूंढने की कोशिश करता है। अगर ये सिमिलैरिटी वो ढूंढने में फेल भी हुआ तो वो उस पैशन को जो उसके अंदर है, जो वो नेचर में देखना चाहता है, अगर वो पैशन नेचर में ना भी ढूंढ पाए तो वो इस इमेजिनेशन को क्रिएट कर सकता है। द पोइट इज़ अ मैन who rejoices in the spirit of life and finds a passion similar to his own to be present in the going on of the universe। जो पैशन उसके अंदर है वो नेचर में ढूंढता है उस पैशन को, अगर वो ढूंढ ना पाए तो उसको वो क्रिएट भी कर लेता है, वो पोइट होता है। कि अगर जो पैशन उसके अंदर है वो अगर सिमिलर जो है, जो सेम पैशन अगर वो नेचर में फितरत में उसको ना मिले तो वो उसको क्रिएट कर लेता है, वो होता है पोइट। जो कि आम इंसिडेंट्स को जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से आम ज़ुबान में ज़्यादा बेहतर जो है वो बयान कर सके। ऑब्जेक्ट ऑफ राइटिंग, वर्ड्सवर्थ सेड, राइटिंग पोएट्री इज़ द मोस्ट फिलोसफिकल ऑफ ऑल राइटिंग। वर्ड्सवर्थ का कहना है कि पोइट्री जो है तमाम राइटिंग्स में, तमाम तसानीफ़ में उनको सबसे ज़्यादा वो फ़लसफ़ियाना लगती है, सबसे ज़्यादा दानिशमंद जो मंदी जो है वो पोइट्री में है। मतलब आप जो है अगर पोइट्री आप लिख रही हैं देन इट इज़ मोस्ट फ़िलोसफिकल पीस ऑफ राइटिंग, सबसे ज़्यादा बेहतरीन है। जितनी भी राइटिंग्स हैं, ड्रामा, नावल, प्रोज़, फिक्शन, नॉन फिक्शन, उनमें सबसे ज़्यादा अगर कुछ फ़िलोसफिकल है देन वो पोइट्री है, पोइट्री लिखना है। द ऑब्जेक्ट ऑफ राइटिंग पोइट्री इज़ टू कन्वे ट्रुथ दैट इज़ जनरल एंड नॉट इंडिविजुअल। पोइट्री लिखना, शायरी लिखना, ठीक है, क्या मकसद है उसका? उस ट्रुथ को, उस सच्चाई को पहुंचाना है जो कि आम है, ठीक है, ख़ास नहीं है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ राइटिंग पोइट्री, शायरी लिखना, शायरी लिखने का मकसद क्या है? उस ट्रुथ को, उस सच्चाई को पहुंचाना जो कि आम है और ख़ास नहीं है, इनफरादी नहीं है। क्रिएटिंग पोइट्री इज़ टू क्रिएट द इमेजेस ऑफ मैन एंड नेचर, ठीक है। शायरी को क्रिएट करना, शायरी लिखना जो है, इज़ टू क्रिएट द इमेजेस ऑफ मैन, इंसान और फितरत को का जो है वो अक्स बनाना है, अक्स पैदा करना है। अगर आप पोइट्री लिख रहे हो देन इट मीन्स टू क्रिएट द इमेजेस ऑफ मैन एंड नेचर। According another thing that he said, Wordsworth another thing said that truth is the only companion of the poet, and it would be wrong thing to do if the poet distorts the truth with artificial and ornamental diction। अब जो है वर्ड्सवर्थ को लगता है कि पोइट्री की लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए जो एक आम आदमी अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करता है, लेकिन जो है इसमें वल्गैरिटी नहीं होनी चाहिए, ऑर्डिनरी लाइफ की वल्गैरिटी से इसे पाक होना चाहिए। एक जो है वो पोइट को सच्चाई की बेस पे, ट्रुथ की बेस पे पोइट जो राइटिंग है, पोइटिक क्रिएशन है, उसको क्रिएट करना चाहिए, ठीक है। उसमें क्या नहीं होनी चाहिए? उसमें वल्गैरिटी नहीं होनी चाहिए। ये एक पोइट की ड्यूटी है कि वो अपने सब्जेक्ट को कॉमन लाइफ से कुछ इस तरह से सिलेक्ट करे कि कोई भी वल्गैरिटी जो कॉमन लाइफ में होती है इसकी पोइटिक क्रिएशन में ना हो। वल्गैरिटी से, इमोरल चीज़ों से पाक हो उसका जो है वो जो वर्क है। दैट हिज वर्क शुड नॉट बी बेस्ड ऑन वल्गैरिटी, इमोरल थिंग्स। उसको जो है उस सच्चाई को, उस ट्रुथ को अपनी पोइटिक क्रिएशन में लेकर आना है। ट्रुथ इज़ द ओनली कंपेनियन ऑफ द पोइट। पोइट का जो है वो सबसे अहम हथियार जो है वो सच्चाई है। वो सच्चाई को लेकर जनरल चीज़ों को हाईलाइट करे। ये जो है वो पोइट्री लिखने का मकसद है। द प्रीफेस इज़ कंसिडर्ड टू बी द डी फैक्टो मैनिफेस्टो। तो पहली बार वर्ड्सवर्थ
अपनी ओपिनियंस बता रहे हैं इन प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड। प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड में पहली बार वर्ड्सवर्थ अपनी ओपिनियंस बता रहे हैं कि लिरिकल बैलेड में जहाँ वो पोइटिक लैंग्वेज और पोइट्स के एटीट्यूड में कुछ चेंजेस जो है वो लाने के लिए, लैंग्वेज में चेंजेस लाने के लिए कर रही हैं। न्यू क्लासिकल पोइट्स के बाद कुछ ऐसे पोइट्स आए थे इंग्लिश लिटरेचर में, जैसे कि ब्लेक, काउपर, जिन्होंने आहिस्ता आहिस्ता रोमांटिक एलिमेंट्स को यूज़ करना शुरू किया। लेकिन ये प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड था जिसके थ्रू एक पोइट ने एक पोइट में रेवोल्यूशनरी चेंज जो है वो आए। एक पोइट ने रेवोल्यूशनरी चेंजेस लाने के लिए पोइट्री क्रिएशन में जो है वो लिरिकल बैलेड के बाद जो है, मतलब लिरिकल बैलेड लिखे गए। फिर प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स के थ्रू जो है पोइट्री क्रिएशन में रेवोल्यूशनरी चेंजेस आए। इसलिए लिरिकल बैलेड को लैंडमार्क जो है टेक्स्ट की तरह देखा जाता है। इसीलिए इसे जो है मैनिफेस्टो ऑफ द रोमांटिक क्रिटिसिज्म, रोमांटिक मूवमेंट जो है वो कहा जाता है इंग्लैंड में। इट वाज पब्लिश इन द सेकंड एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेड। अब जो है जो प्रीफेस था वो सेकंड एडिशन, लिरिकल बैलेड के सेकंड एडिशन में पब्लिश हुआ था, जिसे 1800 एडिशन के नाम से भी जाना जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट a brief introduction of preface to lyrical ballad. Thank you so much.